वो तालिबान जिन्होंने APS के मासूम बच्चों को लहू लहान किया, अब ये उनको NRO दे रहा है। They are such a motley lot. They are fighting for their survival. They are deeply divided. ये लिकर भी खाएंगे और समझौता एक्सप्रेस पे चढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के हुकूमती फैसले पर मुस्लिम लीग नून ने यह रद्दअमल दिया है कि इमरान खान साहब तालिबान को NRO देने जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने आज ये कहा कि इमरान खान साहब तालिबान से बातचीत तो कर सकते हैं लेकिन अपोजिशन से बातचीत नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? साथ ही साथ अब पीपल्स पार्टी ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि वो इस फैसले की हिमायत करेंगे, लेकिन हुकूमत को तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपोजिशन की, उनसे भी मुशावरत करे, पार्लियामेंट के अंदर इस मामले को लेकर आए, उसके बाद कलेक्टिव विजडम के तहत ये फैसला होना चाहिए, इस पर आगे बढ़ना चाहिए। और एक और इसमें बड़ा चैलेंज ये भी है कि अमेरिका की तरफ से दोबारा से एक डू मोर का मुतालबा आया है और अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा जो कि पाकिस्तान का दौरा भी करने जा रही है इसी हफ्ते, वो ये कहती हैं पाकिस्तान के दौरे से पहले उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान को तमाम जो इंतहा पसंद ग्रुप से उनके खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करनी चाहिए। क्या अमेरिका इस मामले पे पाकिस्तान पे किस तरह का दबाव डाल सकता है, किस तरह के चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हो सकते हैं इस अहम बड़े फैसले पर, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और नाज़रीन, बात होगी इमरान खान साहब की जो टोन है वो काफ़ी रिकन्सिलिएटरी होती जा रही है। वही खान साहब जो चेयरमैन नैब के मामले पर बड़े डटे हुए थे कि किसी सूरत भी बात नहीं की जाएगी, शहबाज शरीफ साहब के साथ अपोजिशन से मुशावरत नहीं होगी। अब यह खबरें आ रही हैं कि अपोजिशन के साथ इस पर मुशावरत हो सकती है, बातचीत होगी, कैबिनेट के सामने यह मामला रखा जाएगा और इम्कान यह है कि अपोजिशन से अब इस मामले पर मुशावरत की जाएगी। काफ़ी लचक इसमें गवर्नमेंट के स्टांस के अंदर आई है। और दूसरी तरफ जब हम बात कर रहे हैं लचक की, तो उसमें शेख रशीद साहब ये फरमा रहे हैं, वज़ीर दाखिला साहब, कि पीपल्स पार्टी जो है वो मुफाहमत की ट्रेन पर चढ़ चुकी है समझौते की। नून लीग भी बहुत जल्द समझौता करने वाली है, मुफाहमत की ट्रेन पर चढ़ने वाली है। क्या वाक़यातन ऐसा होने जा रहा है और किस किस मामले पे मुफाहमत हो सकती है? और नाज़रीन, हम बात करेंगे कॉमेडी के बेताज बादशाह और जिन्होंने दहाइयों तक न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बरसगीर के अंदर सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरीं, उमर शरीफ साहब अब हम में नहीं रहे। वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं तवील अलालत के बाद। उमर शरीफ साहब जो हैं, उनके जाने से जो खला है क्या वो पुर हो पाएगा? चूँकि कॉमेडी उन्होंने जिस तरह की जिस तरह का तंज़ो मज़ाह उन्होंने किया, उन्होंने मुआशरे की इस्लाह की तंज़ो मज़ाह के ज़रिए। आजकल जिस तरह की कॉमेडी हो रही है वो उनके लिए किस तरह का लेसन छोड़ के गए हैं उमर शरीफ साहब, और मुआशरे की किस तरह की इस्लाह उन्होंने की, और आने वाले जो दीगर कॉमेडियंस हैं उनके लिए किस तरह का एक वो छोड़ के गए हैं लेसन। उनकी किरदार पर भी हम बात करेंगे। उमर शरीफ साहब के हवाले से भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जनरल टैट अमजद शेर साहब ने, तजज़ियाकार हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही है शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा हैं, और फ़रूख हबीब साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं और वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले बात करते हैं जो वज़ीर आज़म ने एक फ़ैसला किया है कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से कि वो अगर हथियार डालते हैं, गैर मुसल्लह होते हैं, तो उनसे बातचीत की जा सकती है, वो आम पाकिस्तानी शहरी बन सकते हैं। इस पर नून लीग की तरफ से जो रिएक्शन आया है, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। राना सनाउल्लाह साहब ने इस बारे में क्या बात की, ज़रा सुन लें। वो तालिबान जिन्होंने APS के मासूम बच्चों को लहू लहान किया, अब ये उनको NRO दे रहा है। अपोजिशन के साथ बातचीत करना अपनी तौहीन समझता है। ये जो है वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन से हाथ नहीं मिला सकता, लेकिन मौलवी फ़कीरुल्लाह के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन से तो हाथ नहीं मिला सकते, लेकिन तालिबान के साथ हाथ मिलाने को इमरान खान साहब तैयार हो गए हैं। जनरल साहब, ज़रा आपका मुझे इस पर कमेंट चाहिए कि ये जो बातचीत शुरू की गई है, जो बातचीत चल रही है कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, पहले तो अपनी एक राय दे दें, ये फ़ैसला कैसा है? बेहतर अप्रोच है, बेहतर फ़ैसला है? और इसमें किस तरह के चैलेंजेस जो हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए पैदा हो सकते हैं, पर्टिकुलरली अमेरिका का दबाव, दीगर जो पाकिस्तान मुखालिफ जो ग्रुप्स हैं जो कि प्रोपेगेंडा करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, उनके लिए इस फैसले के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं कि जो जिनको लेके वो पाकिस्तान को मजीद दबाव में ला सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ा प्रीमेच्योरली बात कर दी है, जबकि
अभी ये किस्सा जो है वो किसी नहज पे पहुंचा भी नहीं है। और जो मेरी इत्तला है वो ये है कि यहाँ पे अभी इब्तदाई बातचीत थोड़ी बहुत हो रही है, और जब कोई इस तरह की स्टेज आएगी जहां एक दूसरे की शराइत का कुछ अंदाजा होगा, तो फिर ये फैसला पार्लियामेंट करेगी, ये पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, ये पॉलिटिकल आपकी जो लीडरशिप है उसका फैसला होगा, जो मैंने तहकीक की है। आगे ये कैसे करते हैं ये तो हुकूमत ही बता सकती है, लेकिन मैंने जो इस पे तहकीक की उसके मुताबिक प्लान यही लगती है कि कुछ थोड़ा बहुत इस पे कुछ शक्ल बन जाए तो फिर ये पार्लियामेंट के सामने लाया जाएगा। लेकिन जब ये शक्ल अभी उसकी कुछ बनी नहीं और यहीं अगर मामला फेल हो जाए, रुक जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? इस स्टेज के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। अफगान तालिबान के अंदर कुछ सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए मौजूद है। सही। अब वो कहते हैं कि जनाब हमने अपने मुल्क में आम माफी दे दी, आप ही दें। हमारा मुतालबा ये है कि हम आम माफी देने से पहले हम ये चाहते हैं कि ये टेररिस्ट हैं, आपका और इनका बड़ा मुख्तलिफ मामला है। आप जंग लड़ रहे थे गैर मुल्क के खिलाफ, ये एक इलेक्टेड सेटअप के खिलाफ खड़े हुए पड़े। जनरल साहब, ये जो हम रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों के साथ, क्या ये अफगान तालिबान की ख्वाहिश पे कर रहे हैं या उनके दबाव पे कर रहे हैं? दबाव पे नहीं, ये तजवीज़ है पहली। अगर ये कामयाब नहीं होती तो फिर अफगान तालिबान से मुतालबा किया जाएगा कि जनाब आप उनको अपने मुल्क से या निकालें या हमारे हवाले करें। सही। तो ये दूसरी ऑप्शन होगी। अब चीज ये है कि इसमें कोई ब्लैंकेट माफी नहीं है किसी को, जो मैं समझ सका हूं सारी प्रोसेस को। उसमें यह है कि जो ग्रुप मुजरमाना कार्रवाइयों में या उनके लोग बहुत सारे जो बहुत बड़ी मुजरमाना कार्रवाइयों में शामिल नहीं हैं, उनके लिए आप छोटे मोटे जुर्म पे आप उनको छोड़ सकते हैं, लेकिन जो जिन्होंने बड़े घनौने काम किए हुए हैं उनका फैसला आपकी एक कमेटी करेगी और उनके जुर्म के मुताबिक करेगी। तो वो कमेटी क्या पार्लियामेंट बनाएगी, क्या करेगी, ये चीजें बात की हैं। तो ये जनरल साहब, क्या इसे एनआरओ कहा जा सकता है जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है कि ये एनआरओ देने जा रहे हैं तालिबान को? ठीक। शाइस्ता परवेज मलिक साहब, ये एक मामला ऐसा है कि हुकूमत कहती है कि हर मसले का हल जंग नहीं है, जंगों के बाद भी बातचीत होती है, मुज़ाकरात पे ही जाके मामला ख़त्म होता है। ये एनआरओ कहाँ से आ गया? ये तो एक मामला बड़ा डिफरेंट नौइयत का है। वो खान साहब तो एनआरओ की बात पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के लिए करते रहे हैं, यहाँ एनआरओ कहाँ से आ गया जो राना साहब बात कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया समर साहब फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखिए, आप आज नहायत ही एक सेंसिटिव और संगीन मामले को हम डिस्कस कर रहे हैं। जहाँ तक आपने मैंने पूरी जनरल साहब की भी बात सुनी है और मैंने राना साहब की भी आपने मुझे सुनवाई है। देखिए, बात एनआरओ की नहीं है। आज जो ये कहते हैं, अगर काश उस पर पहले अमल कर लिया होता तो आज जो जितनी गंभीर सिचुएशन पाकिस्तान में आज बनी हुई होती, शायद हम एक कलेक्टिव विजडम के साथ कोई बेहतर कुछ इसका सलूशन तलाश कर चुके होते या कर रहे होते, सर जोड़ के बैठते। जैसे जनरल साहब ने भी कहा कि ज़रबे अज़ब भी हमने लड़ी, रद्दुल फ़साद भी हमने लड़ी, जो एक कलेक्टिव विजडम के साथ मियाँ नवाज शरीफ बावजूद तमाम तलखियों के APS के सानहे के बाद सबको लेकर बैठे थे और सबको इकट्ठा किया था। देखें, आज भी आपके प्राइम मिनिस्टर ने वही बात की है। वो एक जो कहते हैं ना कि पता नहीं सोलो फ्लाइट पे क्यों होते हैं और क्यों प्रीमेच्योर बातें करते हैं कि देखें, उनका ऑफिस, फॉरेन ऑफिस इज़ देयर टू गाइड हिम, हमारी आर्म्ड फोर्सेस डिफेंस इज़ देयर टू गाइड हिम, उनकी अपनी काबीना इज़ देयर टू गाइड हिम। उन्होंने किसी से मशावरत की, उन्होंने किसी से बात की जो बात उन्होंने अपने इंटरव्यू में कह दी, और आज वो कहते हैं कि वो सबसे बात करने को तैयार हैं। देखें, जिस मुकाम पर और जिस नहज पर हम पहुंच चुके हैं समर साहब, कि वो तो पार्लियामान में आना क्या, अपोजिशन के साथ हाथ मिलाना क्या, उनकी तरफ देखना क्या, उन्हें तो कुछ भी मंजूर नहीं है, कुछ भी मंजूर नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आती कि इतनी गंभीर सिचुएशन जो आज बनी हुई है, देखें, उनकी इसी
इसी प्री मैच्योर जो जनरल साहब ने बात की है, उन्होंने एक और की थी कि जब ये अफगानिस्तान का हो रहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, हालांकि बाद में पता चला कि उनसे तो किसी ने अभी अड्डे या कुछ मांगा ही नहीं था, उनसे तो कोई बात ही नहीं हुई थी। चलिए, और उसके बाद जो मामला तो चलिए डिबेटेबल है, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपसे इशू तो डिबेटेबल है, लेकिन ये एनआरओ कैसे हो गया? तो मतलब, लेकिन मेरी बात सुने, व्हेन विल ही लर्न के सही मौके पर सही बात करनी चाहिए? व्हेन विल ही लर्न दैट? हम कब तक उनके ना करदा गुनाहों की सजा ये कौम भुगतती रहे? मुझे आप इतना सिर्फ बता दें, हम फंसते चले जा रहे हैं, धंसते चले जा रहे हैं दलदल में। माशी क्या, हमारी दाखिला पॉलिसी क्या, हमारी इंटरनल पॉलिसीज क्या, हमें पता ही नहीं है हम कहाँ खड़े। एनआरओ की बात उस तरह से नहीं है। देखिए, एनआरओ की बात अपने दिल, मैं भी एक मां हूं, तो आप इस आइडिया को सपोर्ट करती है ना कि ये जो बातचीत हो रही है, मैं अगर अपनी देखें, नहीं जी, सपोर्ट की बात ये है वो आए पार्लियामान में लाएं, ऑपोजिशन लीडर के साथ बैठें और बातचीत करें, और तमाम ऑपोजिशन को मुतफिका तौर पे तमाम ऐसे उनके साथ बैठें, और कोई भी ना ऑपोजिशन में ना आयल के किसी तरफ भी, सब मुहिब्बुल वतन हैं, सब इस मुल्क का, इस कौम का दर्द रखते हैं, सब ने मिल के सफ़र किया है, हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं, बशमूल फौजी, हमारे पुलिस, हमारे बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग, औरतों ने, सब ने दी है। तो मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि वो अपने दिल में वुसअत पैदा करें, वो अपने दिल में हौसला रखें और अपनी जात से बाहर निकलें। इंशाल्लाह उन्हें, हमने कश्मीर के इशू पे भी सपोर्ट किया था, हमने हर इशू पे सपोर्ट किया है जिसके बाद उन्होंने हमारा मजाक बनाया है। वो हौसला करें और आए, मिल के बैठें और इस मुल्क को इस दलदल से निकालें। तो फिर ये एनआरओ तो ना हुआ ना, जिसे आप एनआरओ कह रही हैं, आपकी पार्टी कह रही है? देखें, अगर आप ब्लैंकेट, अभी देखें 100 जनरल साहब ने पॉइंट्स आपको बताएं, अगर आप ब्लैंकेट बैठ के कहते हैं कि हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनको ला रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आप अनकंडीशनल, बगैर किसी स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लिए आप दे रहे हैं। तो व्हाट इज दिस इज एन एनआरओ इन इट्स ओन काइंड। तो उससे तो कोई लफ्जों को, देखिए आप जिस तरह मर्जी चाहे उनको ले लें, जिस तरह मर्जी चाहे इस्तेमाल कर लें, लेकिन जो बात हकीकत है वो हकीकत है कि ही कैन नॉट यूनिलैटरली टेक दिस डिसीजन। ठीक है, खान साहब खुद से जो गवर्नमेंट है वो एकतरफा फैसला नहीं कर सकती, मिलके एक कलेक्टिव फैसला होगा। ठीक है, कलेक्टिव विजडम इसमें नजर आनी चाहिए। फरूख हबीब साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने तो टीटीपी के साथ बातचीत के मामले को एक एनआरओ करार दे दिया कि आप तालिबान को एनआरओ दे रहे हैं। साथ ही में वो ये भी कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब कि आप लीडर ऑफ दी अपोजिशन से तो आप बात नहीं करते, उनसे तो आप हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, लेकिन आप तालिबान के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनके साथ आप हाथ मिलाने को तैयार है। यानी वो कहना है चाह रहे हैं कि हम तालिबान से भी ज़्यादा बुरे हो गए आपके लिए। देखें, पहले तो बुनियादी तौर पे इशू ये है कि जब करप्शन की बात आती है तो मुस्लिम लीग नून जाके चीन के पीछे छुप जाती है, चलो, और जब कोई बातचीत का मामला आता है तो ये जाके तालिबान के पीछे छुप जाते हैं। कहाँ की बात को कहाँ ये मिलाना शुरू कर देते हैं। चले खैर, राना सनाउल्लाह साहब ऐसी बात करें तो हमें उनसे कोई गिला भी नहीं है, क्योंकि उनका सोच का लेवल ही उतना है। दूसरा बुनियादी तौर पर मामला ये है कि आपको ये देखना है कि हमने पाकिस्तान के अंदर जो है वो अमन के लिए हमारी अफवाज ने, सिक्योरिटी एजेंसीज ने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन आप किसी को कोई ब्लैंकेट जो है वो माफ़ी नहीं दे देते, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आप हथियार फेंकें, हथियार फेंक के जो रियासत की रिट है, जो पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को जो है वो तस्लीम करें। और इस हवाले से हर दौर के अंदर जो है वो कोशिश की जाती रही है। और यहाँ पर शोर डालना, शोर मचाना, वो लोग शोर मचा रहे हैं जब पाकिस्तान के अंदर 460 के करीब ड्रोन हमले हो रहे थे, उन ड्रोन हमलों के ऊपर उनके मुंह से एक लफ्ज जो है वो नहीं निकला था। लिहाजा मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की है वो पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म जो पाकिस्तान का पीस है, उस पीस को बहाल करने के हवाले से है। वो लोग जो किसी भी वजह से, मैं कोई खास वजह नहीं कहूँगा, किसी भी वजह से रियासत के खिलाफ हुए, रियासत के खिलाफ
वो लोग उनके हत्थे चढ़ के अगर उन्होंने काम किया है और आज अगर उनको ये रियलाइजेशन है कि वो पाकिस्तान के आइन और कानून की पासदारी करेंगे और उसके साथ चलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर किसी से बात करने के ऊपर कोई किसी किस्म की ममानत नहीं होनी चाहिए। बलूचिस्तान के अंदर 300 के करीब लोगों ने हथियार डाले, ठीक है, बलूचिस्तान में उन्होंने हथियार डाले। जो अगर पुरअमन तौर के ऊपर वहां पर रहना चाहता है उसको फिर आप वहां पर अलाउ करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आप ये देखें आज बातें वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने हमेशा मागत खाना रवैया अख्तियार रखा, जो हमेशा डू मोर की पॉलिसी के ऊपर जो है वो चलते रहे। बहुत प्रीमेच्योरली, बहुत अर्ली स्टेज पे खान साहब ने ये बात जो है वो रिवील नहीं कर दी। उन्हें फिलहाल ये रिवील नहीं करनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। जो जनरल अमजद शुएब साहब भी बात करते हैं कि बहुत प्रीमेच्योरली प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कर दी है। अभी बातचीत उनसे शुरू हुई है। किसी मेच्योर स्टेज पे जब ये बात पहुंचती है तो फिर आप पार्लियामेंट के अंदर लेके आते हैं, अपोजिशन को एतमाद में लेते हैं। अभी तो एक सिलसिला शुरू हुआ है, बात किस किस्म में जाती है अभी तो पता भी नहीं होता। सुन तो लें ना, सुन लें, देखें, सुन लें, इसमें मुख्तलिफ आरा हो सकती है, हमें सबकी राय का जो है वो एहतराम है। अल्टीमेटली ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पार्लियामान के अंदर जानी है। वज़ीर आज़म साहब ने जब बात की तो उन्होंने यही बात की कि अभी तो बातचीत हो रही है, हो सकता है कि इसमें जो है वो ब्रेक थ्रू हो सकता है कि जो बातें हम कह रहे हैं उन बातों के ऊपर वो ना आए। समझ रहे हैं बात को आप? तो अभी जब एक बातचीत का सिलसिला हो रहा है और उसके अंदर जो हमारा हमसाया मुल्क है, अफगानिस्तान है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पर जो मौजूदा हुकूमत है वो भी उसके अंदर किरदार अदा कर रही है। चूंकि हमने बड़ा वादे किया है अफगानिस्तान के ऊपर, तालिबान के ऊपर, उनकी हुकूमत पर भी कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, और वो भी यही कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ पर अगर कोई मौजूद है बंदा और वो पाकिस्तान के खिलाफ अगर वो कार्रवाई नहीं करते और पाकिस्तान के आइन और कानून को मानने पे तैयार हो जाते हैं, तो इससे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। और उनके लिए भी ये आसानी नहीं है। उनको पता है कि पहले अफवाज पाकिस्तान उनके खिलाफ ऑपरेशन कर चुके हैं, उनकी कमर तोड़ चुके हैं। जब किसी के अंदर ये रियलाइजेशन हो तभी वो बातचीत के ऊपर आता है, अदरवाइज जो है वो बातचीत के ऊपर नहीं आते। ठीक है, अच्छा मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि तालिबान से तो बातचीत शुरू हो गई है। जो बात राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन के साथ तो बात करने के बिल्कुल खान साहब हाथ मिलाने के रवादार नहीं हैं, और तो क्या चेयरमैन नैब के मामले पे अब खान साहब कर रहे हैं मुशावरत शहबाज शरीफ साहब के साथ? चूँकि इस तरह की खबरें आ रही हैं, फ़रूख हबीब साहब से पूछेंगे ब्रेक के बाद क्या इसमें कितनी हकीकत है, क्या वाक़तन चेयरमैन नैब के तकर्रर के मामले पे इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है कि वो शहबाज शरीफ साहब के साथ या अपोजिशन के दीगर लोगों के साथ मुशावरत करेंगे? बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि तालिबान के साथ जो हुकूमत ने फैसला किया है बातचीत के हवाले से, उस पर नून लीग तनकीद कर रही है कि उनके साथ तो बात कर सकते हैं, हमारे साथ बात नहीं करने के रवादार। तो फ़र्क हुई साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा, ये बताइएगा कि ये जो चेयरमैन नैब के मामले पर खबरें आ रही हैं कि फैसला हो गया है कि अब मुशावरत की जाएगी लीडर ऑफ दी अपोजिशन के साथ या अपोजिशन के दीगर लोगों के साथ चेयरमैन नैब के तकर्रर के मामले पर, ये राय कैसे तब्दील हुई? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको ये कहूँगा कि इसके ऊपर जो है वो हतमी फैसला जो है वो बरोज मंगल को होगा। उसमें हमारी जो तमाम कानूनी टीम्स हैं वो मौजूद हैं, और हमारा देखें इस सारे मुशावरती अमल में शहबाज शरीफ खुद रुकावट है। आप ये देखें कि उनके ऊपर 7 अरब का टीटीज का नैब का जो है वो केस है, उसके ऊपर 14 गवाहान के ऊपर जुरा हो चुकी है, बड़ा ओपन एंड शट केस है, 20 साल की उनको इसके अंदर जो है वो सलाह होनी है। अब बुनियादी तौर के ऊपर जो मामला है वो मामला ये है कि जिस नैब को ये डे 1 से बुरा भला कह रहे हैं, जिस नैब के ऊपर ये पेशियों पर जाके हमला करते हैं, जब फेटअप का मामला आता है 34 शिकें ये लेकर आ जाते हैं कि नैब के इदारे को बंद कर दें। अब उसके चेयरमैन को लगाना है और मुशावरत इन्हीं के साथ करनी है, तो इसका मतलब ये है कि जिसने मुल्क को लूटा हो, जिसने चोरी की हो, उसी से आप पूछें कि मुल्क का तफ्तीशी, आपका तफ्तीशी कौन होगा, आप किस अदालत में अपना फैसला करवाना चाहते हैं, आपका जज कौन सा होगा। तो ये एक बहुत बड़ी रास्ते की जो है वो रुकावट है। तो इनको तो वैसे चाहिए था कि ये उससे वॉलंटरली तौर के ऊपर जो है वो अलहदा हो जाते, ताकि इनको जो है वो इसका जो है वो पार्ट ही ना बनना पड़ता।
लेकिन मैं ये मसला ये है सर, वहाँ तो ये भी फरूख साहब, वहाँ तो ये भी खदशात हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अपना हैंड पिक्ड चेयरमैन नैब ला के मजीद पॉलिटिकली विक्टिमाइज करेगी आने वाले 2 साल के अंदर। देखें, वो भी तो आपको बुनियादी तौर के ऊपर ये देखें बुनियादी तौर के ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहाँ होती है, वो होती है जो सैफुर रहमान साहब ने की थी। यहाँ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है, यहाँ पर नवाज शरीफ के ऊपर एक केस में उनको सजा हो चुकी हुई है, दूसरे केस के अंदर भी उनकी सजा दोनों केसेस में अब बहाल हो चुकी है। वो सजा याफ्ता है, पूरी फैमिली के ऊपर करप्शन के केसेस हैं, पूरी फैमिली मुल्क से बाहर है। अब पहले मुकमुका था पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, ये किसी के ऊपर जो है वो केस को आगे चलने नहीं देते थे, एहतसाब हुआ ही नहीं इस मुल्क के अंदर। ये बताएं कि नैब की 16 साल के अंदर 200 अरब रिकवर करता है, इन 4 सालों में 540 अरब रुपए रिकवर कर लेता है। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी तादाद में मुल्क में करप्शन हुई, इन्हीं की सरपरस्ती में हुई, इन्हीं के अदवार में हुई। और ये जो ब्रॉड शीट का 28 मिलियन पाकिस्तान को अदा करना पड़ा, ये वही तो जायदादें हैं जहां पर नवाज शरीफ साहब। 2 बातें बता दें फरूख साहब, एक तो जायदादों की वजह से अदा करना पड़ा। क्विकली 2 बातें कंफर्म कर दें। एक तो ये है कि फिर आपने कंफर्म कर दिया कि अब मंगल को काबीना के अंदर जो है कलेक्टिव एक राय ली जाएगी काबीना की कि मुशावरत करनी चाहिए या नहीं। और दूसरा ये बता दें कि जो गवर्नमेंट की तरफ से नाम ज़ेर गौर है, इसमें मौजूदा चेयरमैन नैब का नाम भी ज़ेर गौर है ना? देखें, उसमें तो जो उसका क्राइटेरिया है, जो लोग हो सकते हैं, 22वें ग्रेड का रिटायर्ड ऑफिसर भी हो सकता है, उसके अंदर ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है, रिटायर्ड उसके अंदर जो है वो जनरल भी हो सकता है। मौजूदा चेयरमैन नैब का नाम है ज़ेर गौर या नहीं है? रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं। तो ये एक पूरा पूल है, उसमें जो है वो परफॉर्मेंस को भी मद्देनजर रखा जाएगा, बाकी लोगों को भी रखा जाएगा। मौजूदा चेयरमैन नैब का नाम ज़ेर गौर है या नहीं है? मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं, इनकी परफॉर्मेंस को भी सामने रखा जाएगा, और जो और अवेलेबल लॉट है, जो अच्छे लोग हों, जो क्रेडिबल लोग हों, जो एहतसाब के अमल को मजबूत करें, आगे बढ़ाएं, उन तमाम लोगों को उस पूल के अंदर जो है वो शामिल रखें। ठीक है, शामिल रखें। जनरल साहब, ये जो एहतसाब का मामला है, ये अगले 2 साल आपको कितने इंपॉर्टेंट लगते हैं? चूंकि पिछले 3 साल से तो एहतसाब हम मुल्क के अंदर होता देख ही रहे हैं, जिस पर अपोजिशन तो कह रही है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया उन्हें, हुकूमत के इमा पे नैब न्याजी कर चोड़ के इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं गवर्नमेंट पर। अगले 2 साल में ये एहतसाब का जो मामला है, ये कितना की रोल प्ले करेगा, कितना की फैक्टर होगा? इमरान खान साहब ज़ाहिर है वो दोबारा चाह रहे हैं कि मैं फिर से इक़्तिदार में आऊँ, और उसके लिए जो एक ये राय है, एक बड़ी परसेप्शन है कि एहतसाब के ज़रिए अपोजिशन को क्रश करके खान साहब शायद फिर इक़्तिदार में आने का प्लान बना रहे हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट होगा चेयरमैन नैब का मामला जो है गवर्नमेंट के लिए? देखिए, इंपॉर्टेंट तो होता है क्योंकि इसके ऊपर उमूमन उंगलियां उठती हैं कि ये इन्होंने न्यूट्रल आदमी नहीं लगाया। अगर मशावरत से लगे तो आप समझ लें कि जी न्यूट्रल आदमी लग गया है, लेकिन एहतसाब का अमल जो है वो यहाँ पे है नहीं, ना चलेगा। 2 साल आप अगले भी देख लीजिए, ये जितने भी मेगा करप्शन के केसेस हैं, ना इनके फैसले हुए ना होंगे। ये नहीं कि करप्शन हुई नहीं है, ये बिल्कुल हुई है, और इसमें आम आदमी भी समझता है। जो फेक अकाउंट खुले यहाँ पे, जिस तरह जो भी आप पैसे के ट्रांसफर वगैरह का भी देखें, तो जिसके अकाउंट में गए हैं, एक मुलाजम उनका उसके अकाउंट में 1.5 अरब निकलता है, वो आगे मालिक के अकाउंट में जाता है, तो वो कहते हैं जी मुझे तो नहीं पता ये पैसा कहाँ से आया, क्यों आया। तो ये ऐसी चीजें हैं। लेकिन असल मसला ये है कि करप्ट माफिया इस मुल्क में इतनी ज्यादा मजबूत है और हर अदारे में उनके लोग मौजूद हैं, ये केस चलते नहीं आते। और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान या पीटीआई अपने दौर में किसी मेगा करप्शन केस में किसी को सजा दिलवा सकेगी। मैं कतन इस पे मेरा नहीं ख्याल कि ये हो सकेगा, बल्कि इनके लिए बड़ी मुश्किलात आएंगी, क्योंकि इनका ये बड़ा पहला वादा था अपने कौम से इलेक्शन से पहले कि हम पैसा वापस लाएंगे, हम लोगों को जेलों में डालेंगे, और ना ये कर सकेंगे तो आखिर में आके इनके लिए खासी इस बात में शर्मिंदगी होगी, क्योंकि बाकी निज़ाम इन्होंने ठीक नहीं किया, ना अदालती निज़ाम, ये कोई भी मतलब सिस्टम चल ही नहीं रहा। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को सजा होगी, ये इसी तरह वक्त गुजर जाएगा 2 साल का। आप देखिए पुराने के डॉक्टर आसम का केस देख लें, शर्जील मेमन का देख लें, यूसुफ गिलानी का, परवेज अशरफ राजा का, उम्रों से पड़े हुए 8-9 साल से। सही। आम आदमी किसी का केस होता तो अभी तक वो जेलों में होते, उनके केस फाइनल हो जाते। ये नहीं होते केस, ये आखिर में ये हुकूमत बदल गई, कुछ और वो सब बरी हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा केस। ठीक।
अच्छा, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा, ये जो एक तो चले ये है कि पहले हुकूमत कहती थी कि जो चेयरमैन नैब हैं हमने नहीं लगाए, ये तो अपोजिशन ने लगाए थे, उन्हीं का एहतसाब हो रहा है, ना केसेस हमने शुरू किए हैं। अब ज़ाहिर चेयरमैन नैब जब नए आ जाएंगे तो वो फिर ज़ाहिर गवर्नमेंट के चेयरमैन नैब आप उन्हें कहेंगे कि ये तो पीटीआई का ही लगाया हुआ बंदा है। लेकिन अब ये बता दें कि बातचीत तो अब हो रही है, गालिबन अब जो फ़ारूक हबीब साहब ने कंफर्म किया कि ट्यूसडे को, मंगल को काबीना के इजलास के सामने ये राय रखी जाएगी कि क्या प्राइम मिनिस्टर को लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मुशावरत करनी चाहिए या नहीं। तो इम्कान यही है कि शायद बातचीत, अब मुशावरत होगी, बातचीत होगी तो वो गिला भी आपका ख़त्म हो जाएगा कि तालिबान से बात कर सकते हैं, हमारे साथ बात नहीं करने को तैयार। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने तमाम गुफ्तगू फ़ारूक साहब की भी सुनी। बात करने की या वो अब नहीं रही है, इनकी नीयतों की है। आप इनकी नीयतें तो देखें, इनको तो इतनी तजलील मुख्तलिफ केसेस में पाकिस्तान में भी हुई है और इनकी तजलील बाहर भी हुई है, लेकिन ये मैं ना मानूं और उसको ये समझते ही नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला भी उन्हीं को हिदायत देता है जिनको हिदायत लेने का हो। आप मुझे बताएं कि जो कुछ इन्हें ज़िल्लत एनसीए के फैसले के बाद हुई, उसके बाद भी आपने वो लंबी चौड़ी कहानी इनसे सुन ली। ये इन सब बातों को अगर सर पे अपने साथ ये लेके अपना लोड ये चलेंगे आगे बात करने, तो आपका क्या ख्याल है इनसे कोई बात करेगा? इनसे जब ऑपोजिशन ने बात की है, इनका यही अंदाज रहा है। इनसे पूछें एहतसाब जो है वो कहाँ गया, जो सबसे पहले आमिर कियानी का था, कहाँ गया मालन जब्बा का केस, कहाँ गया मेट्रो का पेशावर का केस, कहाँ गया यहाँ पे जो शुगर का, कहाँ गया आटे का, कहाँ गया एलएनजी का, आज महंगी तरीन एलएनजी ली जा रही है, कहाँ गया पेट्रोल का, बाबर नदीम साहब को, इन एटीएम्स को अपने सारों को फ़ायदा पहुँचाया गया। अगर इतना ही एहतसाब कमीशन हमारा अनबायस्ड है तो फिर कहाँ गए ये सब फैसले? मेरी बात सुने, ये इनको तलाश है किसी ऐसे आदमी की जिसके साथ कोई वीडियो स्कैंडल हो, इनको वो नहीं मिल रहा। इसलिए अब भी इनका प्रेफरेंस जो है वो अभी भी वही नैब का चेयरमैन है जिसने इस कौम और मुल्क का पैसा भी बर्बाद किया है और टाइम भी बर्बाद किया है, और तमाम कारोबार क्या, ब्यूरोक्रेसी क्या, कारोबारी लोग क्या, सब स्टैंड स्टिल पे हैं। मेरी बात सुने, ये आप मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ के जो बेल के ऑर्डर्स थे, किस्म का बंदा देख रहे हैं चेयरमैन नैब के लिए, बड़ा मुतवाज़िन बंदा देखा जा रहा है, बड़ा क्रेडिबल बंदा देखा जा रहा है। मुझे बताएं जी, क्रेडिटेबल बंदा। जब मैं आपको बताऊं, पहले इनसे पूछें कि कोर्ट ने क्या कहा शहबाज शरीफ के लिए कि कोई करप्शन, कोई मनी लॉन्ड्रिंग, और अभी बाहर से भी उन दोनों फैसलों को मिलाएं, देखें कि उनमें क्या फ़र्क है। उनमें कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए इनको कहें ये अब जो राग अलापना है ना, करप्शन छोड़ दें। इनका बाल करप्शन में भीगा हुआ है, इनका कोई बंदा करप्शन से पाक नहीं है। कहाँ गया वो रावलपिंडी रिंग रोड का स्कैंडल, कहाँ है सारी चीजें? ये बात करते हैं, इनको कहें अगर यही इनका एटीट्यूड रहा और यही तरीके रहे तो इनके साथ बैठ के बात करने को ऑपोजिशन तैयार नहीं होगी। ये अपने रवैयों को दुरुस्त करें, अपनी नियतों को सही करें और फिर ये बैठ के बात करें और अपने इर्द गिर्द भी नजर डालें कि कितनी करप्शन है और क्या कुछ हो रहा है। ठीक है फारूक हबीब साहब, बस कर दें करप्शन का। 3-4 साल हो गए, हासिल क्या हुआ है? चले, आप तो कह रही है कि बस कर दें, लेकिन लगता है कि हुकूमत की जानिब से जो एहतसाब का अमल है आने वाले 1-1.5 साल के अंदर मजीद तेज़ होगा और कुछ वज़रा इसकी पेशगोई भी कर रहे हैं। बहरहाल प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे उमर शरीफ साहब के हवाले से जो अब हम में नहीं रहे। वेलकम बैक द शो। नाज़रीन, अब बात करेंगे उमर शरीफ साहब के हवाले से जो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं। एक बड़ा नाम कॉमेडी की दुनिया का, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे बरे सगीर के अंदर उनका एक बड़ा नाम था और पाकिस्तान का नाम उन्होंने बहुत ज़्यादा रोशन किया और इस मुआशरे की बहुत उन्होंने इस्लाह की तंज़ो मज़ाह के ज़रिए एक बड़े मुनफरिद अंदाज में। तो उनके हवाले से ज़रा हम अपने मेहमानों से राय लेंगे उमर शरीफ साहब के बारे में, वो क्या अपनी राय देंगे। जनरल साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। उमर शरीफ साहब जो हैं वो अब हम में नहीं रहे। दहाइयों तक उन्होंने सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरी
उनके जाने से जो खला है ज़ाहिर है वो पूरा नहीं हो सकता। क्या मैसेज देंगे आप उनके बाद वो लोग जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं उनके लिए? देखिए जी, बात यह है, पहले तो उनकी फैमिली से हमदर्दी है। एक खुशदिल इंसान, अच्छे सोच वाला, वो दुनिया से उठ गया। और दूसरी तरफ यह है कि पाकिस्तान महरूम हो गया उनके हकों से, और एक ऐसे इंसान से, एक ऐसे आदमी से जो बला का फनकार था, जिसमें खुदादाद अहलियत थी बेपनाह, और खुद वो बिल्कुल सीरियस, कभी उसके चेहरे पे अपनी मुस्कुराहट नहीं होती, लेकिन दुनिया लोटपोट हो रही होती थी उसकी उसकी बात में। तो ये बड़ा एक, मैं समझता हूँ, एक अजीम फनकार था, और इंटरनेशनली हमारे लिए एक वो फख्र का बायस था। तो बहरहाल बड़ा दुख हुआ उसके जाने का, क्योंकि हमें तो अब जो मौजूदा पौध है उसमें कोई उसके पाए का आदमी नजर नहीं आता, उतना अच्छा फनकार नजर नहीं आता। तो कमी तो महसूस करेंगे सारे, हम भी करेंगे बहुत। तो अल्लाह ताला उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह दे, उनकी फैमिली के लिए सब्र और उनको हिम्मत इस्तकामत दे कि इस नुकसान को बर्दाश्त कर सके। फरूख हबीब साहब, ओवर टू यू। देखें, उमर शरीफ साहब की तो जो वफात है उसके ऊपर तो पाकिस्तान का हर फर्द जो है वो अफसरदा है। उमर शरीफ साहब जैसे जो फनकार हैं, जो मुस्कुराहटें बखेरने वाले, अफसरदा लोगों को खुश करने वाले, वो सदियों के अंदर पैदा होते हैं, और ये अपनी ज़ात के अंदर एक बहुत बड़े लेजेंड थे। इनका जो काम है वो हमेशा जो है वो जिंदा रहेगा, ये एवरग्रीन रहेगा। और अब उनकी जो ख़ानदान है, जो उनकी फैमिली है, उसके साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं, और उनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी आखिरत की जो मंजिलें आसान करे। और इसके साथ साथ उमर शरीफ साहब सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर नहीं थे, बल्कि उनके फ़न को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है। और ख़ास तौर के ऊपर हमें बड़ी अच्छी तरह से याद है कि एक पूरी सीरीज जो है वो भारत के अंदर भी चली थी, और वहाँ पर भी बड़े बड़े कमल हसन जैसे लोग, कपिल शर्मा जैसे लोग, जो कि उनके वहाँ पर मशहूर कॉमेडियन हैं, वो भी उमर शरीफ साहब को जो है वो अपना उस्ताद मानते थे, और बहुत बड़े बड़े फनकारों के जो है वो उस्ताद रहे हैं। बिल्कुल फरूख हबीब साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आज जो शोक की गम की फिजा है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि भारत के अंदर से भी अब जिस तरह के पैगामात आते देख रहे हैं वहाँ से मुख्तलिफ जो आर्टिस्ट के, वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा बड़े वो गम का इजहार किया जा रहा है। भारत के अंदर भी बड़ी आज गमगीन फिजा है उमर शरीफ साहब के जाने पर। ऐसे ही है जी। देखें, और उसमें मैं समझता हूँ कि जो फनकार होता है उसके लिए तो किसी किस्म की कोई सरहदें नहीं होती, वो तो अपना जो फन है उसके रंग हर जगह के ऊपर बखेरता है। और इनकी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में थी, और चाहे वहां पर दुनिया में हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज थे वो इनको पसंद करते थे। शौकत खानम हॉस्पिटल बनाने में इन्होंने बड़ा इमरान खान साहब का जो है वो साथ दिया, उन प्रोग्राम्स में शरीक होते रहे। हुकूमत ने भी कोशिश की, सिंध हुकूमत ने भी कोशिश की उनके लिए हम फैसिलिटेट करें, वीज़े का बंदोबस्त करें, एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त करें, और उनके इलाज को मुमकिन बनाया जा सके। लेकिन कुदरत की तरफ से उनको मोहलत नहीं मिली कि रास्ते में उनको जो है वो तबीयत नासाज हुई, जर्मनी उनको रुकना पड़ा। वहाँ उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए जो है वो कोशिशें होती रहीं, लेकिन जो अल्लाह का हुक्म है और उनका जो है वो सांसें इतनी थी, और आज वो पूरे पाकिस्तान को अफसरदा करके गए हैं। और मैं समझता हूँ कि आज हर पाकिस्तानी जो है उनको अच्छे अल्फाज में याद कर रहा है, उनके लिए जो है वो दुआ गो है। तो जब कोई शख्स दुनिया से चला जाए और इतने बड़ी तादाद में लोग जो है उनको याद कर रहे हैं अच्छे अल्फाज के अंदर, तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ी किसी के लिए एजाज की बात भी होती है, और अल्लाह ताला उनकी बेशक किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आना एक इससे भी सदका जारिया कहा जाता है। और उमर शरीफ साहब ने हमेशा ही चाहे जितने भी गमगीन लोग हों, जितनी ही परेशानी में हों, उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें ही लाई हैं। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब, आप क्या कमेंट करेंगी उमर शरीफ साहब के बारे में? बिस्मिल्लाह। देखिए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनको जन्नत में आला मुकाम दे, और उनके लवाहिकीन को सब्र हिम्मत दे कि वो इस सानेहे को बर्दाश्त कर सकें। देखें, जैसे आपने कहा, मेरे नज़दीक भी ये एक सदका जारिया है। अगर आप किसी रोते को हंसा दें, किसी रोते के आंसू खुश्क हो जाएं और वो खुश हो जाए, तो इससे बड़ा आई थिंक तोहफ़ा कोई हो नहीं सकता। तो आज कितनी अच्छी बात है कि हम सब उनको कितने खूबसूरत और अच्छे अल्फाज में उनको याद कर रहे हैं।
और उनकी जो काविशें थीं, मुझे भी उनसे मिलने का एक इत्तेफाक हुआ है। आप यकीन माने कि इतना इनकसारी उस शख्स में थी और इतनी वो मोहब्बत से और इतनी सीरियस शक्ल बना के वो इतनी मज़ाहिया बात कर जाते थे कि इंसान देर तक हंसता रहता था। तो बहुत ही प्यारी शख्सियत के मालिक भी थे और उनके लिए बस मैं क्या कह सकती हूँ कि इतने इतने बड़े मतलब क्या क्या सूरतें खाक में पिना हो जाती हैं और हम उनको याद करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला मेरा ख्याल है उनको इसका ही बहुत अजर देगा कि वो जो कहते हैं ना कि अल्लाह के बंदे को उन्होंने खुश रखा और अल्लाह के बंदे को हंसाया। क्योंकि मैंने यही सुना है कि हकूक़ अल्लाह माफ़ हो सकता है, हकूक़ुल इबाद बिल्कुल की माफ़ी नहीं है। और इसके ऑपोजिट यही बनता है कि जो हकूक़ अल्लाह के बंदे को खुश रखे, उसको हंसाए, उससे ज़्यादा अच्छा बंदा क्या हो सकता है। बस अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। यकीनी तौर पर उमर शरीफ साहब जो हैं वो अब इस जहान फ़ानी से तो कूच कर गए हैं, लेकिन उनका जो काम था, अपने इस काम की वजह से वो हमारे दिलों में हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे। आज की शो में इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।